चंदरपुर नाम के एक गांव में बैजू रहता था। वो अपने ठेकेदार विक्रम के यहाँ ईंटें पत्थर तोड़ने और जोड़ने का काम किया करता था। वैसे तो बैजू की पत्नी भी थी, पर बैजू हमेशा से ही अपने ठेकेदार मालिक विक्रम के साथ ही रहता था। दिन भर ईंट पत्थर ढोकर दिन की दिहाड़ी विक्रम से लेकर घर जाया करता था। बैजू की पत्नी घर पर कभी कभी सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और कभी कभार खाली समय में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सादा जीवन उच्च विचार, बस आज की दिहाड़ी निकल जाए, कल रीमा को एक सुंदर सी साड़ी लाकर दूंगा। बड़े लगन से काम कर रहे हो बैजू, मेहनत करते रहो। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। तब बैजू को वहाँ की जमीन में धंसा हुआ एक नक्शा मिलता है। जैसे ही बैजू उस नक्शे को उठाता है, वो उसे पढ़कर समझ नहीं पाता और नक्शा ले जाकर अपने ठेकेदार विक्रम को दे देता है। मालिक, मुझे काम करते वक्त ये नक्शा मिला, पास वाली जमीन के पास। देखिए तो इसमें क्या लिखा है। लाओ दिखाओ तो क्या है। इसमें तो कोई अजीब भाषा लिखी हुई है। वही तो मैं भी नहीं समझ पाया। बैजू और विक्रम उस नक्शे को लेकर उनके गांव के सिद्ध पुरुष बाबा प्रेमलाल के पास जाते हैं। बैजू, तुम यहीं बाहर रुको, मैं जाकर बाबा जी से बात करके आता हूँ। जैसा आप कहें। बैजू विक्रम के कहने पर बाहर ही रुक जाता है। बाबा जी, ये नक्शा मेरे नौकर बैजू को मिला। इसमें क्या लिखा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। और ये कहाँ का नक्शा है? ये मुझे दे दो और जाकर दूर बैठ जाओ। अलख निरंजन। विक्रम ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही सिद्ध बाबा ने नक्शे को खोला, उसमें से चमक आ रही थी। उस नक्शे को देखकर बाबा ने कहा, तुम्हारा नौकर बड़ा भाग्यशाली है जिसे ये नक्शा हाथ लगा। उसने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी उसके हाथ ये नक्शा आया है। जी वो बाहर ही खड़ा है, आप कहें तो मैं उसे बुला लूं। ये नक्शा एक बड़े मायावी केसर के झरने का नक्शा है। केसर का झरना? वाह बाबा वाह! अगर केसर के झरने को मैं ढूंढ लूं और उसे बेचकर धनवान बन जाऊं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नक्शे को समझो और उसके पीछे जाओ, तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। विक्रम उस बाबा के कहने पर तुरंत ही नक्शे की मदद से बैजू के साथ केसर के झरने को ढूंढने लगा। मालिक, लगता है आपने नक्शा ढंग से नहीं देखा। यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कहीं वो बाबा ढोंगी तो नहीं? चुप रहो और नक्शे के हिसाब से चलो। विक्रम ने जैसे ही नक्शा देखा, नक्शा चमकने लगा और फिर विक्रम बैजू के साथ जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन धंसने लगी। बचाओ, ये हम कहाँ जा रहे हैं मालिक? हे भगवान, ये जमीन हमें कहाँ ले जा रही है? गिरने के बाद दोनों बेहोश हो गए और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो दोनों केसर के झरने में ही थे। कमाल हो गया, मैं माला माल हो गया। ये किसी सपने से कम भी नहीं है। ये सारा केसर का झरना मेरा है। मैं इन केसर को बेचकर अमीर हो जाऊंगा और बहुत धनवान बन जाऊंगा। पूरी दुनिया में राज करूंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने भी इस चीज में मेहनत की है और आप मेरा कहीं नाम ही नहीं ले रहे। 2 कौड़ी का नौकर, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा बोल रहा है? इन केसर का व्यापार करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। देखना, आपको आपका ये लालच बहुत भारी पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम के डांटने से बैजू उस झरने से चला जाता है और विक्रम केसर का बहुत बड़ा व्यापार करता है। विक्रम अपने सारे मजदूरों से केसर के झरने से केसर निकलवाता है और उन्हें बेचकर वो बहुत धनवान बन जाता है। देखते ही देखते वो नई गाड़ी, बड़ा बंगलो सब कुछ खरीद लेता है और दूसरी तरफ बैजू अपने खेतों में काम करने लगता है। वो नक्शा मुझे मिला था और झरने के मजे मालिक ले गए। खुद को कोसने से आपको क्या मिलेगा? ये चीज अगर आपको सुलझानी ही है, जिन्होंने उस नक्शे की जानकारी ठेकेदार विक्रम को दी। तुमने ठीक कहा भाग्यवान, मैं तुरंत उस बाबा के पास जाऊंगा और उन्हें जाकर सारी बातें बताऊंगा। बैजू गुस्से से उस बाबा के पास जाता है,
जिन्होंने नक्शा पढ़कर बताया था। अलख निरंजन, आओ बैजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप इंतजार तो करेंगे ही ना। उस छल कपटी ठेकेदार जिसके पास पहले से ही इतना पैसा है, उसे नक्शे की मदद से केसर का झरना बता दिया और उन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उस पापी ठेकेदार का पाप तुम ही निकाल सकते हो। वो नक्शा तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में ही था। जैसे ही तुम्हें मिला वो चमक उठा और केसर का झरना बहने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे वजह से कैसे झरना बहने लगा? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये बात है तुम्हारे पिछले जन्म की। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे। केसर की खेती तुम्हारे राज्य में बहुत मशहूर थी। जब तुम पर दूसरे राज्य ने हमला किया, तुमने सारे राज्य का केसर एक झरने में डाल दिया जो सिर्फ तुम्हें पता था। लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन विधि का विधान यही था, जैसे तुमने नक्शा छुआ, केसर का झरना फिर से बहने लगा। इसका कोई उपाय? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सब कुछ ठीक हो सके? उस झरने के केसर पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि उस छल कपटी ठेकेदार का। बैजू की समस्या देखकर बाबा ने उसे एक बड़ा ही सरल उपाय बताया। तुम्हें उस नक्शे को हाथ में लेकर केसर के झरने में 3 बार डुबकी लगानी है। तुम्हारी सारी समस्या गायब हो जाएगी। जैसा आप कहें बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। बैजू ठेकेदार विक्रम के घर से नक्शा चुराकर केसर के झरने के पास चला जाता है और वहाँ पर उस नक्शे को पकड़कर 3 बार केसर के झरने में डुबकी लगा लेता है। जैसे ही उसकी तीसरी डुबकी पूरी होती है, उस नक्शे से आवाज आती है, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से मैं बहुत पहले ही खुश थी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस केसर के झरने से केसर लेकर हर उस मेहनती और गरीब को बेचो, ताकि उनका घर और परिवार दोनों चल सके। अगर ऐसा है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। अब से ये केसर का झरना सिर्फ तुम्हारे इशारे पर चलेगा, उस कपटी ठेकेदार के नहीं। वो ठेकेदार जैसे ही यहाँ आएगा, वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अगर एक बार भी तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम भी उसी ठेकेदार की तरह फंस जाओगे। जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि बैजू केसर के झरने के पास है, विक्रम तुरंत ही दौड़कर केसर के झरने के पास पहुंचता है। तुझे क्या लगा था मेरे घर से नक्शा चुरा कर तू कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता चलेगा। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। जैसे ही विक्रम केसर के झरने के करीब जाता है, उसे तुरंत ही बड़ा सा झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? मैं इस झरने के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? तुमने हम गरीबों को बहुत तड़पाया है, इसीलिए आज तुम्हारा हिसाब हो रहा है। अब ना तो तुम अंदर आ सकते हो और ना इस जंगल के बाहर जा सकते हो। तुम इस केसर के झरने के श्राप में यहीं रह जाओगे। बैजू विक्रम को वहीं छोड़कर नक्शा लेकर चला जाता है। केसर का झरना अब बैजू का हो गया था। बैजू केसर के झरने की मदद से हर मजदूर के और छोटे छोटे व्यापारियों के साथ केसर का व्यापार किया करता है और सबका देखभाल भी करता है। ये कहानी है एक मजदूर की। छगन सेठ लाल चंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लाल चंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लाल चंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ लाल चंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े
एक औरत ने उसकी मलहम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हंसिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला के अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियाँ लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियाँ और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए मतलब महीने का 1350 रुपए। अरे बाप रे! अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियाँ खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियाँ थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ हाँ, चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? दोनों सुनार के पास गए। 2000 रुपए के ब्याज के साथ 2250 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की। वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती
तो अब भी छगन मजदूर ही होता। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, जैसे छगन को मिला और वो सिर्फ 1 वर्ष में सफल हो गया। किशन एक गरीब किसान था। उसके 2 बेटे राघव और सुरेश थे। राघव आलसी और निकम्मा था, परंतु सुरेश उतना ही मेहनती था। वह मेहनत पर विश्वास रखता था। एक दिन की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं है। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए भी कुछ ना दो, बस सोने को बोल दो कितना भी। क्या है पिताजी, अभी तो मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, बस मैं राजा बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं, मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भैया, सपने में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो सपने देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप राजा नहीं बन पाओगे। चलो उठो और कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपना प्रवचन ना अपने पास ही रखा कर। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये प्रवचन देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे सपनों के साथ ही रहने दे, और जा कोई काम धंधा तू ही कर, और जो पैसे कुछ मिले तो मुझे भी दे दियो, मैं भी थोड़ा खर्चा पानी कर लूंगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती थी। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, सुरेश उदास होकर बैठा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए कि घर के हालात सुधर सकें। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी माँ भी हमारे साथ नहीं है। अगर माँ होती तो कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालातों को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आ जाता है और उसे उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। भैया तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो नहीं, बस हमारे पूर्वजों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता, वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ उगता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई बार खेती करने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। आपने कई बार कोशिश करी तो क्या हुआ, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या पता मैं उस पर मेहनत से कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी की मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या पता कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की तरफ चल पड़ता है और वहाँ जाकर जमीन को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि वह जमीन बंजर पड़ी हुई होती है। फिर भी वह उस पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो सच में बंजर जमीन है। इस पर जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, पर बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसे खेत पर मेहनत करते करते कई दिन बीत जाते हैं, परंतु उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वह थक कर पसीने में तरबतर होकर एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। तभी बुरके में एक महिला उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। माई, मेरे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे। बहुत तेज भूख लगी है। देख, तू बहुत तेज है, इससे आगे और भीख मांगने के लिए नहीं जाया जा रहा। माई, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो मैं कुछ दे नहीं सकता। आज ये रोटी तू खा ले और मैं पानी ही पीकर आज का दिन पूरा कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत करे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। माई, मेरे घर तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है।
उस पर खेती करने की सोचता हूँ, पर इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक बाप है जो बुजुर्ग हो चुका है, उसके बस का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान मत हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ, इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा। माई, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और मुझे दे दिए खेत में डालने के लिए, इनसे भला मेरा क्या होगा। चल, तेरे ये 4 पत्थर और अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। बंजर तो है ही जमीन, और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या। ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और निराश होकर घर की ओर चल देता है। दूसरी सुबह जब वह अपने खेत पर आता है तो देखकर दंग रह जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वह समझ नहीं पाता कि ये उसके खेत में क्या हो रहा है। वह पास जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा हुआ होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे, ये क्या, पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी तो इस खेत में रात तक कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए। कहीं ये माई के 4 पत्थरों का कमाल तो नहीं। सुरेश अंडे पाकर बहुत खुश होता है, परंतु चिंतित भी होता है क्योंकि उसके गांव में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वह सोचता है कि अब इन अंडों का क्या करूं। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे सलाह देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे गांव में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडे की खेती कर डाली। बाबा, मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं। इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ है भी नहीं। पहले तो ये बंजर ही पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा, निराश मत हो। हमारे गांव से बाहर निकलकर कुछ मील की दूरी पर एक मुस्लिम गांव है, जहां पर तुम्हारे अंडे बहुत बिकेंगे। तुम वहां जाकर ये अंडे बेच आना। सुरेश को यह उपाय बहुत अच्छा लगता है। वह सारे अंडों को एक ट्रॉली में भरकर पास के गांव में बेचने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है।